everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 7 of electrochemistry. And in our today's video, we are going to focus on the law. Which law? Faraday's second law of electrolysis. Along with it, we will be focusing on the numericals which can be asked on this topic. Earlier we have done Faraday's first law of electrolysis. हमने 2 वीडियोस की थी और उन दोनों वीडियोस में हमने सारी काइंड ही हमने कवर कर ली थी कि क्या क्या पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल्स में. सो अब हम चलेंगे अपने सेकंड लॉ की तरफ. सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल एंड हियर वी आर. या सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 7. Faraday's second law of electrolysis की स्टेटमेंट क्या है कि when same amount of electricity जहां भी आपको लिख के दिया हो तो समझ आना कि Faraday's second law का क्वेश्चन है. So when same amount of electricity is passed through 2 or more different solutions, तो जो वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसी के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस में. मतलब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं और आपने उन सब में से सेम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दिया तो एक इलेक्ट्रोड पे कितना वेट डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस में. ठीक है, तो अब आप लिखिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, ये मालूम है. ठीक है, Z की वैल्यू क्या होती है, Z की वैल्यू होती है EW यानी इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे. अब आपको मालूम है कि फैराडे तो कांस्टेंट होता है, तो मतलब अगर मैं इसको ना भी लिखूं तो चलेगा, है ना. तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EW यानी कि वेट कितना डिपॉजिट होगा अपने इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल. यानी अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस में से पास करवा रहे हो तो कितना वेट डिपॉजिट होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर या उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के ऊपर. तो जब हम नॉर्मल जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे कि कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसे पढ़ते थे ना कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EW है अगर, तो हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते थे. फिर W अपॉन EW अगर कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर आप कोई भी ले लो सबका ही ऐसे आएगा रेशो. डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सवाल हम इसी तरीके से करते थे ना कि ऐसे इक्वल लिख सकते हैं हम, जितने भी मर्जी आप सॉल्यूशंस लिख लीजिए सब में ये जो रेशो है वो कांस्टेंट के बराबर रहने वाली है. ऐसे ही है ना कि हमेशा W1 बाई EW1, W2 बाई EW2, W3 बाई EW3 ये सब कांस्टेंट रहने वाले हैं. अच्छा, अगर ये कांस्टेंट रहने वाले हैं तो आपको याद है मैंने फैराडे फर्स्ट लॉ में आपको एक रिलेशन करवाया था कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, है ना, कि W अपॉन EW1 किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर. तो यहाँ पे अगर ये W1 बाई EW1 इक्वल्स टू W2 बाई EW2 है तो इसका मतलब N1 इंटू n फैक्टर ऑफ फर्स्ट, N2 इंटू n फैक्टर ऑफ सेकेंड, ये सब क्या है, ये सब भी कांस्टेंट के बराबर होंगे. तो इस तरीके से आपके पास ये इन्फ्रेंसेस आ रही है किससे, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से. अब आप देख के बहुत खुश हो गए, सवाल ना थोड़े से लंबे लंबे स्टेटमेंट्स वाले जरूर है लेकिन बहुत आसान है, ट्रस्ट मी बहुत आसान है. तो अब हम चलते हैं आगे और आराम से इन सवालों को समझते हैं एक एक करके, कोई जल्दी नहीं है, बस अच्छे से समझ लें. ओके, तो ये क्या है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए बी सी, इनमें सोल्यूशन है ZnSO4, AgNO3, CuSO4, ये सब है और ये सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, 1.5 एम्पियर का करंट है, इसको पास करवाया गया तब तक जब तक 1.45 ग्राम डिपॉजिट नहीं हो जाता, तब तक आपको क्या फाइंड आउट करना है कि करंट कितनी देर तक फ्लो करवाया. भाई ये तो फैराडे फर्स्ट लॉ का ही क्वेश्चन हो गया, है ना, कि करंट कितनी देर तक फ्लो हुआ, आपको करंट की अमाउंट दे रखी है, आपको W दे रखा है, तो ये तो फैराडे फर्स्ट लॉ से ही हो जाएगा. अब आगे है व्हाट मासेस ऑफ कॉपर एंड जिंक आर डिपॉजिटेड. हाँ, उसके लिए आपको फैराडे सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो आ जाओ पहले तो फैराडे फर्स्ट लॉ से ही इसको सॉल्व करते हैं. देखो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, W इज इक्वल टू Z इंटू IT. Z को हम क्या लिख सकते हैं, E बाई 96500 IT. ठीक है, अब अगर हम देखेंगे सिल्वर की बात हो रही है, सिल्वर की बात हो रही है ना, तो यानी
यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हम किसका लेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट लेंगे हम सिल्वर का, ठीक है ना। तो ये बात किसकी हो रही है, WAG, यहाँ पे सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट, फिर यहाँ पे 96500, फिर इधर आई, इधर आ गया हमारे पास T। तो ये आपको दे रखा है WAG क्या, 1.45 इक्विवेलेंट ऑफ AG। इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG क्या होता है, देखो ये होता है मोलिकुलर मास ऑफ AG डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मोलिकुलर मास ऑफ एजी कितना है 108, एन फैक्टर ऑफ एजी कितना है 1, तो 108 के बराबर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 96500। और करंट कितना पास करवाया गया है, पहले तो ये देखो करंट पास करवाया गया है आपका 1.5 एम्पियर का। लिखते जाओ यार, क्या है इसमें, 1.5 लिख दो, ठीक है। और फिर आ गया टाइम, तो क्या आप टाइम को फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर सकते हो नॉर्मल मैथ्स लगा के, ठीक है। यहाँ पे 96500 आ गया, फिर आपके पास 108 आ गया, फिर आ गया आपके पास 1.5। तो अब आपके पास टाइम कितना आ गया, ये आ जाएगा 863.7 सेकेंड। तो टाइम निकालना था, ये आपका एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब आपको चार ऑप्शन दे रखी होंगी, चार ऑप्शन में से आपकी दो ऑप्शन तो पता चल जाएगा, दो में तो यही दे रखा होगा, तो आप 50-50 एलिमिनेट कर पाओगे। मतलब ना इस तरीके से एलिमिनेशन हो जाती है ऑप्शंस की, जैसे अगर एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन पूछे गए हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टाइम जो है 863.7 सेकेंड आ गया। अब आप आपसे आगे क्या पूछा गया है, व्हाट मासेस ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। कॉपर और जिंक का कितना कितना मास जो है वो डिपॉजिट हुआ है। तो ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कॉपर और जिंक का जो है ना बहुत ज्यादा ही आसान है। देख लीजिए आप अच्छे से कैसे करना है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हाँ, आ जाओ। तो यहाँ पे ना, अब जैसे आपके पास सिल्वर को और कॉपर को आप कंपेयर कर लो, मैं आपको सिल्वर और कॉपर का करवा देती हूँ, फिर जिंक का आप अपने आप कर सकते हो। एन इंटू एन फैक्टर ऑफ एजी इज इक्वल टू एन कॉपर इंटू एन फैक्टर ऑफ कॉपर। ऐसे ही पढ़ा था ना कि n1 इंटू एन फैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू n2 इंटू एन फैक्टर ऑफ 2, ऐसे ही पढ़ा था ना। तो अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स है ये WAG अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ AG, एन फैक्टर ऑफ AG कितना होता है 1, वैसे ही WCU अपॉन M ऑफ CU, कॉपर का एन फैक्टर कितना होता है 2। मोलिकुलर मास ऑफ AG कितना है स्टूडेंट्स, मोलिकुलर मास ऑफ AG है हमारे पास 108, ठीक है। और W ऑफ CU कितना है, W ऑफ CU कितना है, दे रखा है आपको क्या, देखना जरा। अच्छा कॉपर का तो फाइंड आउट करना है ना, व्हाट मासेस ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट, कॉपर का आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉपर। अच्छा मास ऑफ कॉपर याद रख लेना, अगर नहीं याद तो ये 63.5 होता है, और कॉपर का एन फैक्टर आ गया 2। WAG आपको दे रखा है स्टेटमेंट में, यार ये देखो यहाँ पे भी हमने लिखा है 1.45, ठीक है। तो यहाँ पे 1.45। तो अब आप कॉपर का वेट फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे करेंगे, कॉपर का वेट फाइंड आउट करोगे 1.45 इंटू 1, ये 6.63.5 इधर चला गया, ठीक है। नीचे आपके पास क्या है 108, और ये 2 जो है ये इधर डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास 0.426 ग्राम आ जाए, ठीक है जी। इस तरीके से आपने कॉपर का फाइंड आउट कर लेना है। यही अगर आपको जिंक के लिए फाइंड आउट करना है, तो जिंक के लिए भी कोई चक्कर नहीं है, अगेन आप कर सकते हो, बट ठीक है मैं आपको थोड़ा सा लेआउट बता ही देती हूँ। यहाँ पे आप एन ऑफ जिंक लिखोगे, फिर एन फैक्टर ऑफ जिंक लिखोगे, ठीक है। तो जिंक का एन फैक्टर भी 2 है, अब जिंक का मास लिखोगे 65.5, ये लो लिख लो। 1.45 ग्राम is the given mass of silver, 108 is the molecular mass of silver, n factor is 1, ठीक है। WZN आपके पास है नहीं है, जिंक का मास जो है वो 65.5 होता है मोलिकुलर वाला, और ये आ गया 2। तो यानी WZN कैसे होगा फाइंड आउट, 1.45 इंटू 65.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 108, और आपके पास इसका आंसर आ जाए। तो सेम ही मेथड है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा, ठीक है। अब चलो आगे, आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर कि व्हेन अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए एंड बी, और ये आपके पास वो दो है, आपको कॉपर का मास दे रखा है 2 ग्राम, और पूछा गया है कि कितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा, जिंक का मास फिर पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स अगेन आपसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। कॉपर की बात हो रही है तो फॉर्मूला लिखिए ZIT,
Z आपके पास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे, ठीक है। और करंट आपके पास क्या है, करंट आपके पास दिया हुआ है 2 एम्पियर। टाइम दे रखा है आपको, टाइम तो फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया T। और WCU कितना दे रखा है, मास ऑफ कॉपर दे रखा है, ये रहा 2 ग्राम, ठीक है। तो 2 ग्राम आपके पास मास है, E × 2 × T डिवाइडेड बाय 96500। अच्छा ये बताओ कि कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 63.5 इज द मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया ना, तो इसको वो भी सब्स्टिट्यूट करो, 63.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो अब आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ये आ जाएगा 3039.37 सेकेंड्स। नहीं पता चला तो बता देती हूँ, देखो यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करो, 2 से 2 कट गया, ठीक है। 2 × 96500 डिवाइडेड बाय 63.5, तो ये आंसर आपके पास आएगा 3039.37 सेकेंड्स। अब आपको सेकेंड्स में रिपोर्ट करना है, ऑप्शन आपकी सेकेंड्स में है तो सेकेंड्स में कर दो, मिनट्स में तो मिनट्स में कर दो, क्या ये दिक्कत है, हो जाएगा। तो एक पार्ट आपने फिर से सॉल्व कर लिया। अब अगला पार्ट देखो क्या बोला है कि व्हाट मास ऑफ जिंक वाज डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल ए, कि सेल ए के कैथोड के ऊपर कितना जिंक डिपॉजिट होगा। अब कैथोड के ऊपर ही डिपॉजिट होगा ना, कैथोड पे तो रिडक्शन होती है, ठीक है। तो n फैक्टर ऑफ कॉपर, n फैक्टर ऑफ कॉपर इक्वल्स टू n फैक्टर ऑफ जिंक, ठीक है। तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर, सॉरी, वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर, n फैक्टर ऑफ कॉपर, ऐसे ही वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ जिंक इनटू n फैक्टर ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक का n फैक्टर ZnSO4 में 2, कॉपर का n फैक्टर कॉपर सल्फेट में 2। आपको और क्या दे रखा है, देखो जिंक का मास फाइंड आउट करना है, कॉपर का मास दे रखा है 2 ग्राम, ठीक है। कॉपर का मास कितना दे रखा है 2 ग्राम, और जिंक का मास आपको फाइंड आउट करना है ना। कॉपर का मोलिकुलर मास कितना होता है 63.5, जिंक का 65.5, आप 65 ले सकते हो, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, अब आप इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई कीजिए, 2 × 65/63.5 विल बी इक्वल टू WZ यानी जिंक का मास, और इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 2.047 ग्राम। 2.047 ग्राम विल बी द आंसर। तो वही आपका एक ही फॉर्मूला है जो कि लगता ही जा रहा है बार बार। अभी आपको फेरेडे फर्स्ट लॉ, फेरेडे सेकंड लॉ, इनके ऊपर मिक्स प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे पूछे जा सकते हैं सवाल। अब चलते हैं आगे, मतलब क्या ही है, पहले वो लगा देंगे फेरेडे फर्स्ट लॉ लगा देंगे, फिर क्या होगा फेरेडे सेकंड लॉ के ऊपर आ गया, तो मिक्स आ रहा है क्वेश्चन, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है, स्टेटमेंट ही बड़े बड़ी है और तो क्या ही है। अच्छा ये देखो कितने बड़ा है स्टेटमेंट, देख के बंदा घबरा जाए, पता नहीं क्या ही है, पर है बहुत आसान, चिंदी सा क्वेश्चन है। इन एन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट अ करंट लिखा हुआ है कि, अच्छा, अ करंट वाज पास्ड फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए करंट पास किया गया, और 2 सेल लगा रखे थे सीरीज में। पहले सेल में गोल्ड का सॉल्ट था, दूसरे सेल में कॉपर सल्फेट का सॉल्ट था। अच्छा, पर ना गोल्ड की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वैसे तो कॉपर की भी होती है, पर चलो कॉपर के साथ सल्फेट दे रखा है तो हमें पता चल जाएगा कि कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन गोल्ड के ऊपर कितना चार्ज है ये आपको एग्जाम में लिख के दे रखा होगा, कोई ना कोई हिंट दे के रखा होगा कि उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है कि +3 की बात हो रही है। फिलहाल हम आगे देखते हैं। फर्स्ट सेल में गोल्ड सॉल्ट है, दूसरे में कॉपर सल्फेट है, 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड वॉज डिपॉजिटेड, W ऑफ गोल्ड दे रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज +3, यानी साफ साफ बता रखा है कि n फैक्टर ऑफ गोल्ड इज 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉपर का अमाउंट, उसके अलावा हमें करंट भी बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले फैराडे सेकंड लॉ लगा के कॉपर का मास फाइंड आउट करना है। जब कॉपर का मास पता चल जाए फिर हमें आई निकालना है। तो ये बस पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें गोल्ड और कॉपर की बात कर रखी है, तो फैराडे सेकंड लॉ लगाएंगे। फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड इनटू n फैक्टर ऑफ गोल्ड, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इनटू n फैक्टर ऑफ कॉपर,
ठीक है, फिर आ गया गिवन मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ गोल्ड। फिर आ गया एन फैक्टर ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू W ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर इनटू एन फैक्टर ऑफ कॉपर। अब आप ये देखिए कि गोल्ड का आपको क्या दे रखा है। और ऊपर ही चला गया ये तो, चलो देखते हैं क्या क्या दे रखा है ना। हम्म, ये रहा क्वेश्चन, ये तो सेकंड क्वेश्चन है। ओके, ये रहा, ये आपको दे रखा है 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड। याद रखना ठीक है, 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड लिख दीजिए यहाँ पे 9.85। अच्छा, गोल्ड का मोलिकुलर मास कितना होता है? ये होता है 197। गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 3 दे रखा था, और कॉपर का वेट 11, और कॉपर का मोलिकुलर मास तो याद ही हो गया अब तो 63.5। गोल्ड का याद कर लेना 197 है ना, थोड़ा सा मतलब जो क्वेश्चंस में आ रहे हैं वही याद कर लो, वैसे दिए होंगे। ठीक है, कॉपर का इनफैक्टर सल्फेट है ना, तो कॉपर 2 पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं भाई, क्या ही करना है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, कर लो। 63.5 डिवाइडेड बाय 197 इंटू 2, तो वेट ऑफ कॉपर जो है इसको सॉल्व करो, आ गया आपके पास 4.7625 ग्राम। तो कॉपर का वेट आ गया, आ गया। अच्छा, अब चलो, अब आपसे पूछा गया था करंट बताना है ना, कॉपर का यूज करके ही आपको करंट बताना है। अब मैडम हमें क्या से पता कि कॉपर का वेट यूज करके बताना है, तो देख लेते हैं। ले देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर, ऑल्सो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एम्पियर। ठीक है ना, तो आपको कॉपर का यूज करके ही बताना है, और आपको टाइम दे रखा है। फैराडे फर्स्ट लॉ याद करो स्टूडेंट्स, करो याद फटाफट। W इज इक्वल टू जेड आई टी होता है। क्या होता है? W इज इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, तो Z क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय फैराडे। करंट आपको फाइंड आउट करना है, टाइम आपको कितना दे रखा था? 5 आवर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 63.5 इज द मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। फिर यहाँ पे फैराडे की वैल्यू पुट कर देंगे 96500। आई हमें पता नहीं, टाइम हमें सेकंड्स में लेना होता है, 5 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 3600 सेकंड्स लिख देंगे। W ऑफ CU यानी वेट ऑफ CU कितना है? 4.7625। तो अब आप आई के लिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें, और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। बहुत ही आसान से सवाल है, बिल्कुल चिंदी चिंदी सवाल। ये रहे 63.5 इंटू 5 इंटू 3600, और ये सवाल आपकी मैडम ने सॉल्व करके ऑलरेडी आंसर लिख रखा है। ठीक है, तो 0.804 इज द आंसर। हो गया, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। एक बार पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। अब आगे वाले तो जम्मा ही, बिल्कुल ही आसान। ये देखो क्या है, मोलर रेशियो फाइंड आउट करनी है। सोडियम, कैल्शियम और आयरन की 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, इनमें NaCl CaCl2 और FeCl3 है। 3 फैराडे चार्ज पास करा है। मोलर रेशियो फाइंड आउट करना है भाई। मोलर रेशियो क्या होता है? N1 N2 N3। क्या आपको ये चीज मालूम है कि मैंने क्या बोला था कि N1 इंटू N फैक्टर ऑफ 1, N2 इंटू N फैक्टर ऑफ 2। जब मैंने ये दोनों चीजें बराबर बोल दी, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि N1 बाई N2 इज इक्वल टू N फैक्टर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई N फैक्टर ऑफ 1? लिख सकते हो ना, इतनी बात तो समझ गए आप। तो ये वही है जो अपना 8th क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि N1 और N फैक्टर 1 दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट है, मतलब N1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि N1 N2 N3 1 बाय N फैक्टर ऑफ 1, 1 बाय N फैक्टर ऑफ 2, 1 बाय N फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, नॉर्मल लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ, चलो अब मैं इसको रब कर रही हूँ। 1 मिनट, ओए इरेजर गायब हो गई मेरी, 2 मिनट रुको, हो जाएगा। हाँ, हो रहा है। तो देखो अब आपको कितने इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं। आपको दिया गया है NaCl CaCl2 और FeCl3। देखो रब करने का भी आसान है ना, पूछना नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया? क्या ही ना, तो मैं बोर्ड के सामने हूँ, पेन टैबलेट पे हूँ। ठीक है, तो आप पॉज करके लिख लो बस, 5-10 सेकंड्स पीछे करो वीडियो, ये आसानी होती है पेन टैबलेट पे क्लास लेने की। चलो NaCl की बात करते हैं। मेरे को बेसिकली ना एन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं।
तो देखना है NaCl में, देखो Na पॉजिटिव है, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बनाएगा, यानी यहाँ पे n फैक्टर कितना है 1। चलो n फैक्टर 2 हम ले लेते हैं CaCl2 का। एक मिनट में ऊपर लिख देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। CaCl2 और FeCl3, अब समझ आ गया। ये 1 मैं बोल रही हूँ NaCl को, 2 बोल रही हूँ CaCl2 को, और 3 बोल रही हूँ FeCl3 को। तो NaCl का n फैक्टर जो है वो क्या है 1 है। और CaCl2 में कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा कैल्शियम, यानी यहाँ पे n फैक्टर कितना है 2। फिर आ गया FeCl3। FeCl3 में Fe3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है Fe, तो यानी n फैक्टर यहाँ पे क्या है 3। अब हमें मोलर रेशियो फाइंड आउट करनी है। ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पे कि क्या ये ऑप्शन दे रखी है, पर अगर मान लो होल नंबर में बताना है तो ठीक है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, तीनों को तीनों 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही मतलब इसको होल नंबर में करने के लिए। तो 6/2 6/3, तो ये आ गया 3, और ये आ गया आपके पास 2। तो वट यू विल बी गेटिंग 6:3:2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी मोलर रेशियो, क्या आ जाएगा 6:3:2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरिक क्लोराइड, फेरिक, हाँ फेरिक ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 6:3:2 आ जाएगा। क्लियर। चलो दो सवाल रहते हैं आपके और। If same amount of electricity is passed through CuCl and CuSO4, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जहां भी बात हो रही है, मतलब फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है। तो CuCl की बात हुई है, CuSO4 की बात हुई है, आपको वेट का रेशो बताना है। भाई वेट का रेशो तो बता देना, नंबर ऑफ मोल्स का रेशो आ गया तो वेट का रेशो तो बता ही दोगे ना, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल रेशो निकाल लो, बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा। N1 इंटू एन फैक्टर ऑफ 1, उसके बाद N2 इंटू एन फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ 1 कितना है 1, उसके बाद N2 आपको पता नहीं है, एन फैक्टर ऑफ 2 कितना है 2 है। क्यों, क्योंकि Cu पॉजिटिव, CuCl में Cu पॉजिटिव की फॉर्म में है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यानी यहाँ पे N1 कितना है 1। यहाँ पे CuSO4 में कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा कॉपर, तो यानी N2 कितना है यहाँ पे 2। तो N1/N2 क्या आएगा आपके पास स्टूडेंट्स, N1/N2 क्या आएगा आपके पास। एक मिनट, मैंने CuCl लिया, CuSO4 लिया, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ध्यान से ना एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, रुको, क्या ही कुछ नहीं हुआ अभी, रुको 2 मिनट रुको बस। यहाँ पे मेरे को ये लिखने दो CuCl CuCl, यहाँ पे CuSO4 CuSO4। अब देखो अब कोई गलती नहीं है, मैं बता रही हूँ क्यों, ठीक है। ये CuCl आ गया, सुंदर कर देते हैं, क्यों ही खींचा बीचा करना है यहाँ पे, है ना। चलो N ऑफ CuCl, N फैक्टर ऑफ CuCl कितना है 1, फिर वैसे CuSO4 का N, और CuSO4 का N फैक्टर कितना है 2। तो अब देखो, पता है क्या हो रहा था, मैं कंफ्यूज हो रही थी 1-2 में। यहाँ से आपसे पूछा गया है CuSO4 और CuCl, तो यानी आपको जो रेशो पूछा गया है वो पूछा गया है CuSO4 और CuCl का, ठीक है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो ऊपर जरूर ध्यान रख लेना, गलती मत करना कि रेशो किसका पूछा गया, पहले CuSO4 ऊपर आना चाहिए और CuCl नीचे आना चाहिए, बस इतना ध्यान रख लेना, अदरवाइज गड़बड़ कराओगे। अभी करने ही वाले थे हम, फिर एकदम से मेरा ध्यान गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो बेटर है कि आप CuCl CuSO4 यही डाल के लिखो, ये 1-2 करते रहोगे ना तो मुश्किल आ जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं गलती कराओगे, फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो CuSO4 CuCl लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ मोल्स का रेशो आपको पता चल गया तो क्या वेट का रेशो नहीं फाइंड आउट कर सकते, कर सकते हो, सेम ही आएगा WCuSO4 WCuCl, तो ये भी 1/2 आ गया, तो आंसर इज 1/2, ठीक है। चलो आगे छठा क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, या बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। The same current is passed through AgNO3 CuSO4 in series if the weight of Ag is 1.08 ग्राम। कॉपर का वेट फाइंड आउट करना है, क्या ही चिंदी सा सवाल है। भाई सवालों की इज्जत करो, कुछ नहीं है, हमने बड़े से बड़े सवाल कर लिए हैं इसलिए अभी हमें ये चिंदी लगता है, अदरवाइज ये चिंदी है नहीं है। तो ये Ag का कर लेते हैं, ये कॉपर का कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे गिवन मास सिल्वर का दे रखा है 1.08,
सिल्वर का मोलिकुलर मास कितना होता है 108, और AgNO3 में NO3 के ऊपर नेगेटिव तो सिल्वर के ऊपर +1 यानी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो n फैक्टर आ गया इसका 1। कॉपर का वेट तो फाइंड आउट करना है, लेकिन कॉपर का मोलिकुलर वेट 63.5 होता है। एन फैक्टर ऑफ कॉपर, यहाँ पे -2 यहाँ पे +2, यानी कॉपर +2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका एन फैक्टर कितना है 2। तो WCU की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे नॉर्मल मैथ्स लगा के, ठीक है। ये आ गया 63.5, नीचे आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई करके, और आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा इन ग्राम्स। ठीक है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना। आई नो अब आपको सारे क्वेश्चंस बहुत आसान लगे होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने मुश्किल मुश्किल कर लिए थे। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और अगर लगा कि कोई ऐसा सा डाउट है जो कि कमेंट बॉक्स में नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन भी करवा दूंगी। सो पढ़ते रहो अच्छे से, डाउट्स वगैरह जो है वो पूछते रहो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट क्लास।